हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस में जो दिया गया है उसका मैं क्रैश कोर्स करा रही हूँ। कंप्लीट आपका रिवीजन कराऊंगी। अगर आपने पहले इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लेना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और मेरे चैनल पे आपको इसके प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे यूजीसी नेट के, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो या किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारे लगभग मोर और लेस सिलेबस से एक ही रहता है हर स्टेट का। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, अदरवाइज जो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है वो सेम ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। और मेरे चैनल पे आपको यूपी पीजीटी और टीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी, और उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। उसका पीवाईक्यू मैंने काफ़ी सारे ईयर का पीवाईक्यू करा रखा है, और साथ ही साथ अब पॉलिटिकल साइंस की भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, मॉडल पेपर, और हिस्ट्री की भी मॉडल पेपर। मैं एसएसटी की तैयारी कराऊंगी। तो अगर आपके किसी भी जान पहचान में अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उन तक भी मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब सेंड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो, शक्ति क्या है? टॉपिक का नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति। तो शक्ति का अर्थ तो जेम्स एच वुल्फ एवं थियोडोर कोलंबस ने इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन पावर एंड जस्टिस 1935 नामक रचना में शक्ति के परास डोमेन तथा क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना। मॉर्गनथाउ ने शक्ति को राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा है कि शक्ति का आशय दूसरे व्यक्तियों के मन और क्रियाओं पर अन्य व्यक्ति का नियंत्रण है। ठीक इसी प्रकार स्वाजनबर्ग ने माना है कि यह व्यक्ति की या राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरों से उसका इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सके, वही शक्ति है। इसीलिए शक्ति को एक व्यापक संकल्पना माना जाता है। इसका आशय है कि एक राज्य दूसरे राज्य के विदेश नीति तथा दूसरे राज्य के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए कुछ साधन भी अपनाए जाते हैं। ये साधन बल प्रयोग, जोड़ तोड़ तथा अनुनय विनय के द्वारा भी पूरे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए शीत युद्ध काल में अमेरिकी विदेश नीति में मार्शल प्लान के माध्यम से डॉलर डिप्लोमेसी का भी प्रयोग किया गया था। दूसरी ओर नाटो रूपी सैन्य संगठन के माध्यम से बल प्रयोग भी किया गया था। स्वाजनबर्ग ने शक्ति और प्रभाव में भेद किया, क्योंकि प्रभाव के द्वारा ही भी दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन प्रभाव में बल प्रयोग भी क्षमता अनुपस्थिति होती है। आगे है शक्ति का सिद्धांत। क्लाउज़विट्ज़ ने माना है कि शक्ति युद्धों में व्यक्त होती है। इसमें शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। मिचेल हार्वर्ड का मानना है कि राज्य राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु तथा अपनी राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु इसे प्रयोग में लाते हैं। आगे है क्विंसी राइट। तो क्विंसी राइट याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर के अनुसार शक्ति सिद्धांत क्षमता को अर्जित करने और उसे बढ़ाने का सिद्धांत है, जिसमें राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वतंत्रकर्ता के रूप में कार्य कर सके। ऑर्गन्स की शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो, शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति संघर्ष के रूप में तो मॉर्गनथाउ ने यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है, जो शाश्वत है, जो हर जगह है। प्रत्येक राष्ट्र राज्य ज्यादा से ज्यादा शक्ति, कोई भी राष्ट्र क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता है। क्यों अर्जित? राष्ट्रीय हित तभी हो पाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उसे शक्ति को द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है। इसलिए मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, विधि या आर्थिक कारकों की बजाय शक्ति और राज्य को स्वायत्तता पर बल दिया।
आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति के रूप में देखने का यह दृष्टिकोण अत्यंत पुराना है, जो कौटिल्य और थ्यूसिडाइड्स जैसे परंपरागत विचारकों में भी देखा जा सकता है। E.H. कार्ड ने शक्ति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन सी? सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, जनमत को प्रभावित करने वाली शक्ति। E.H. कार्ड यह भी मानता है कि शक्ति की संकल्पना मूलतः अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए शक्ति को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का अर्थ शक्ति का विभाजन, मतलब इसको बांटा गया, मतलब लेकिन शक्ति का विभाजन, शक्ति के टाइप भले सैन्य शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, जनमत को प्रभावित करने वाली शक्ति हो, लेकिन शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये अविभाज्य, ऐसा भी उन्होंने कहा है। शक्ति की संकल्पना मूलतः सापेक्षित होती है, निरपेक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका को शक्तिशाली कहने का आशय चीन, रूस, फ्रांस, जापान की तुलना में हो सकता है, निरपेक्ष रूप से नहीं। शक्ति का वस्तुनिष्ठ मापन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक सापेक्षिक संकल्पना है। लेकिन शक्ति के विभिन्न अवयवों का मापन किया जा सकता है, मतलब इसके जो विभिन्न अवयव है उनका मापन किया जा सकता है। तो कौन कौन से इसके 2 अवयव है? तो एक है मूर्त और ठोस अवयव, दूसरा है अमूर्त और वैचारिक अवयव। तो मूर्त और ठोस में क्या है? तो जिसमें जनसंख्या है, आर्थिक विकास है, शासन का स्वरूप है, भू भाग है। अब जनसंख्या को हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तो मतलब नाप सकते, मतलब पता कर सकते हैं हाँ इतनी जनसंख्या। आर्थिक विकास भी पहले कैसा राज था, अब किस तरीके का विकास हुआ है, तो आर्थिक विकास को भी हम माप सकते हैं। शासन का स्वरूप क्या है वो भी हम देख सकते हैं। भूभाग में सम्मिलित क्या क्या है वो भी देख सकते हैं। और अमूर्त में क्या आ जाएगा? जिसमें विचारधारा, नेतृत्व, मनोबल, नागरिकों का चरित्र। 2 ये भाग हो गए, और दोनों का जो मिश्रित रूप है उसको हम बोलते तीसरे भाग में रख सकते हैं, जिसे मूर्त और अमूर्त अवयव में सामंजस्य होता, उससे ही राष्ट्र जो शक्तिशाली बनता है। राष्ट्र शक्तिशाली कब बनता है? जब मूर्त और अमूर्त जो अवयव है उनमें सामंजस्य होता है। आगे है जो विभिन्न, देखो अब क्या है भूभाग। तो भूभाग क्या है? तो भूभाग के अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखो आकार हो जाए, किसी राष्ट्र का आकार, जलवायु अवस्थिति, कहाँ वो अवस्थित है, स्थल आकृति, किस तरीके की आकृति है, मतलब कहाँ समुद्र से कितनी दूर, ये सब सीमाएं, उसके आसपास कौन कौन सी सीमाएं हैं, मतलब किस किस राष्ट्र से वो, मतलब उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है। अगला है जनसंख्या। तो देखो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण स्थिति मतलब होता है, बट एक आदर्श जनसंख्या, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या मतलब स्पेस बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है, जनसंख्या बहुत होगी, जिसको जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, तो वो भी घातक होता है शक्ति के मार्ग में। और एक आदर्श जनसंख्या अच्छी होती है, अगर कम जनसंख्या होगी वो भी घातक होगा, वो भी राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि नहीं कर सकता है। ठीक है। हेक्सले का मानना है कि अत्यधिक जनसंख्या होना असुरक्षा और अव्यवस्था को जन्म देता है। ऐसे देश में शासन प्रणाली प्रायः अधिनायकवादी हो जाती है। जनसंख्या का अधिक होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चीन, भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, लेकिन दूसरी ओर जापान और पश्चिमी जर्मनी की जनसंख्या अधिक है, लेकिन सभी की आर्थिक वृद्धि एवं राष्ट्रीय शक्ति समान नहीं है। इसलिए जनसंख्या में लिंग अनुपात का बेहतर होना, जीवन स्तर का बेहतर होना, स्वास्थ्य साक्षरता की उच्चतम दर होना तथा जनसंख्या प्रशिक्षित एवं कुशल हो, तभी वह राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत हो सकता है। आगे है पामर पार्किंस का। तो यह भी मानना है कि लोगों में शिक्षा, साक्षरता के साथ उसकी धार्मिक एवं वैचारिक मान्यता तथा उनमें पाए जाने वाले मनोबल किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। आगे है तकनीक। वस्तुतः विकसित देशों एवं विकासशील देशों के मध्य तकनीक का भी मूल भेद है, क्योंकि विकसित देश के पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, जिससे उनका विकास जैसे हर क्षेत्र में, कृषि हो, वाणिज्य हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में उनका विकास ज़्यादा। विकासशील के पास तकनीक की कमी होती है, जिसके कारण उनका विकास में काफ़ी बाधा, उनकी शक्ति में काफ़ी मतलब वो प्रभाव पड़ता है। देखो अनुपेक्षित विज्ञान से तथा तकनीक के द्वारा ही नई पद्धति, नए उत्पाद, नए बाजार का निर्माण होता है। अधिकांश अनुसंधान व्यवस्था विकसित और राष्ट्रीय शक्तिशाली राष्ट्र में है। उद्योग, दवाएं, शिक्षा, परिवहन, वित्त जैसे क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसलिए रॉबर्ट हिल ब्रोनर का मानना है
रॉबर्ट हिल मानना कि आधुनिक समय की सबसे बड़ी विशेषता तकनीक है। तकनीक का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में, परमाणु अंतरिक्ष में तथा समाज के विकास में भी किया जा सकता है। जैसा कि बॉल्डविन का मानना है कि जर्मन एवं जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो विजय दिलाई वो उसकी सैन्य क्षमता और तकनीक का ही प्रमाण था। अगला है विचारधारा। तो मॉर्गनथाउ ने विदेश नीति में निम्नलिखित विचारधाराओं को स्वीकार किया। कौन कौन सी है? 3 विचारधारा को स्वीकार कौन कौन सी है? पहला तो यथार्थवादी विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय विचारधारा। यथास्थिति की विचारधारा जिसमें शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कार्य किया जाता है। साम्राज्यवादी विचारधारा जिसमें आक्रामक विदेश नीति को स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा। अगला संप्रति अमेरिकी जैसे महाशक्ति लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं शांति की विचारधारा के नाम से अपने राष्ट्रीय हितों को शक्तिशाली रूप में पूर्ण करने का प्रयास करता है। मनोबल का अभिप्राय है व्यक्तित्व का एवं गरिमा को बनाए रखने से है। मनोबल में उत्साह, विश्वास, पात्रता, साहस तथा आस्था जैसे गुणों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी मनोबल के द्वारा लोगों को राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें आपसी मतभेद को भुलाने की भी सलाह दी जाती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र नागरिकों के मनोबल में वृद्धि का प्रयास करता है तथा मनोबल के निर्माण के लिए प्रचार और प्रोपेगेंडा का भी प्रयोग किया जाता है। लोगों के इस मनोबल की वृद्धि के लिए सदैव बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसा कि अमेरिकी विदेश नीति में बार बार कहा जाता है कि हमने तो अभी तक युद्ध प्रारंभ नहीं किया, अभी आगे की लड़ाई शेष है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र को सुरक्षित बनाना है। वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र की भूमिका शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा यह राष्ट्रीय चरित्र दुनिया के विभिन्न देशों में भिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसा कि पामर पार्किंस की मान्यता है कि चीनी लोग सार्वभौमिक अपरिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं। जर्मन वासियों के राष्ट्रीय चरित्र थोरोनेस शांतिपूर्णता के अर्थ में व्यक्त किया जाता है तथा कुशलता एवं अनुशासन भी जर्मन वासियों का राष्ट्रीय चरित्र माना जाता है। रूसियों का राष्ट्रीय चरित्र उनका अटूट जुझारूपन है। दक्षिण अमेरिकी देशों का राष्ट्रीय चरित्र उनकी धार्मिक भावना के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अमेरिकी कनाडाई व्यक्तियों का राष्ट्रीय चरित्र खोजकर्ता संसाधनों की पूर्णता के रूप में देखा जाता है। पार्किंस के अनुसार इंग्लैंड वासियों का राष्ट्रीय चरित्र कॉमन सेंस है। यद्यपि किसी भी देश के नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र का निर्धारण करना अत्यधिक कठिन और विवादास्पद है, लेकिन यह राष्ट्रीय शक्ति का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। जैसा कि हैंस मॉर्गनथाउ ने अपनी रचना पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया इसका पूरा नाम। जैसे पॉलिटिक्स अमंग नेशन तो सबको पता होगा, लेकिन इसका जो पूरा नाम है द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, यानी पावर पहले पीस बाद में। तो ऑप्शन में ऐसे दिया गया था, पहले पीस को फिर पावर को, फिर ऐसे मतलब करके, तो ध्यान रखना पावर पहले पीस बाद में है। 1948। अगला नेतृत्व। बिना नेतृत्व के न तो राज्य का निर्माण हो सकता है, न ही तकनीक का विकास होता है, न ही कोई देश विकसित हो सकता है। बिना नेतृत्व के मनोबल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह नेतृत्व युद्ध के समय महत्वपूर्ण होता है। शांति के समय कूटनीति में भी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जोसेफ नाई के द्वारा सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत विचार सॉफ्ट पावर के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। सॉफ्ट पावर के अंतर्गत क्या आता है, हार्ड पावर के अंतर्गत क्या आता है। तो सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है विचारधारा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्व को सम्मिलित किया जाता है। हार्ड पावर में क्या आता है, हार्ड पावर में आपका आता है सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। देखो यहाँ पे क्या था, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्व। ठीक है, और हार्ड पावर में क्या है, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, तकनीकी शक्ति को सम्मिलित किया जाता है। हेनरी बुल द कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस, ये याद रखना, ये बुक कई बार पूछा गया है, इसको प्लीज नोट डाउन करना। हेनरी बुल की बुक हेनरी बुल द कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस। ठीक है, संप्रभुता, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के नियंत्रण पर अन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है तथा संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। भूमंडलीकरण और राष्ट्र राज्य। तो सुजैन स्ट्रेंज ने कहा है कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है। भूमंडलीकरण का मूल अभिप्राय राज्यों
का विश्व में वस्तु सेवा वित्त मुक्त आदान प्रदान वर्तमान भूमंडलीकृत विश्व में एक वैश्विक गांव का निर्माण हो रहा है। पार राष्ट्रीय संबंधों का विकास हो रहा है, इसलिए राज्य की परंपरागत शक्ति या संप्रभुता में हास्य क्षरण देखा जा सकता है, क्योंकि राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है या भूभाग विशेष में सर्वोच्च वैधानिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। डेविड हेल के अनुसार समकालीन भूमंडलीकरण के युग में राज्य के डेविड हेल्ड ने समकालीन भूमंडलीकरण के युग में राज्य के परंपरागत कार्यों में निम्नलिखित रूप में कमी देखी जा सकती है। पहला, आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण कम हो रहा है। सुरक्षा बनाए रखने के कार्य अधिराष्ट्रीयकर्ताओं को सौंपा जा रहा है। अब राज्यों के लिए आर्थिक निर्णय क्षेत्रीय आर्थिक संगठन द्वारा किए जा रहे हैं। अनेक वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्य के लिए अनेक विधियों का निर्माण किया जा रहा है। परंपरागत रूप में राज्य का मूल कार्य विधि निर्माण, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना एवं सुरक्षा बनाए रखना माना जाता है, लेकिन भूमंडलीकरण के इस युग में राज्य के इन कार्यों में प्रभावी कटौती देखी जा रही है। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की भूमिका का क्षरण हो रहा है और अति भूमंडलीकरण विचारकों की मान्यता ऐसी ही प्रतीत हो रही है, जिन्होंने कहा है कि विश्व में भौगोलिक सीमाएं संकुचित होती जा रही है। यथार्थवादियों के अनुसार राज्य का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता, इसलिए यथार्थवादियों ने भूमंडलीकरण के युग में राज्य को प्रधानता प्रदान की, क्योंकि इनके अनुसार राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इन संगठनों का सदस्य बनता है तथा ये संगठन राष्ट्रीय हित बनाए रखने के माध्यम मात्र है। इन लोगों ने यहाँ तक माना है कि भूमंडलीकरण भी कुछ शक्तिशाली राज्यों द्वारा प्रतिपादित विचार है। इस शीतयुद्धोत्तर युद्ध विश्व में भी राज्यों के मध्य संघर्ष बने रहेंगे। अतः यथार्थवादियों ने अति भूमंडलीकृतवादियों या उदारवादियों की मान्यता को चुनौती दी है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते क्या है। आगे है, वस्तुतः भूमंडलीकरण या यथार्थवादियों के विचारों में आंशिक सत्यता तथा दोनों के विचार एक दूसरे के पूरक हैं। अति भूमंडलीकरणवादियों की मान्यता सत्य है, जबकि ये दुनिया अंतर निर्भरता वस्तु सेवाओं के मुक्त आदान प्रदान को स्वीकार करता है। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य का महत्व कम हो रहा है, यह क्षीण हो रहा है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन की सदस्यता राज्य अपने हितों के लिए अर्जित करने तथा उसे छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। दूसरा है, यह वास्तविकता है कि जहां राज्य शक्तिशाली तथा राज्य द्वारा आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया, उन राज्यों में भूमंडलीकरण का लाभ अत्यधिक उठाया है, जबकि कमजोर राष्ट्र भूमंडलीकरण का प्रभावी लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के निर्माण के बाद भी विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य के मध्य अभी भी मतभेद बने हैं। उपर्युक्त तर्क यह प्रमाणित करता है कि राज्य का महत्व लगातार बना हुआ है, लेकिन इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि राज्य का वर्तमान स्वरूप हीगलवादी या हॉब्सवादी है। इसलिए राज्य के स्वरूप में समकालीन विश्व में निर्णायक परिवर्तन हुआ है। सुजेन स्ट्रेंज ने इसे नव मध्यकालीन राज्य की संज्ञा दी है। अब यही पूछ ले कि आज के राज्य नव मध्यकालीन राज्य की संज्ञा किसने दी है, तो सुजेन स्ट्रेंज ने दी है। अन्य लोगों के द्वारा यह सहभागी संप्रभुता का विचार है। समकालीन सूचना क्रांति एवं वैश्विक नागरिक समाज के युग में राज्य के कार्यों और गतिविधियों पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। वैश्विक नागरिक समाज और कॉस्मोपॉलिटन नागरिकता का विचार प्रभावी हुआ है। इसके बावजूद भी राष्ट्र राज्य का महत्व अभी भी बना हुआ है। यह राष्ट्र राज्य अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण इकाई है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन और शांति एवं सुरक्षा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।